भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, बड़ों बुजुर्गों को एक संदेश देना चाहता हूँ। वोट आज भारत समेत विश्व के अधिकांश देशों में वोट की व्यवस्था है। वोट यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार। यानी जब से हमारे हाथों में वोट की शक्ति आई, जिस दिन हमारे पास वोट आया, तो वोट किसके बदले आया? जब भी कोई नई चीज़ आती है किसी के बदले आती है। जी हाँ, वोट आया राजतंत्र के समाप्ति पर, राजाओं के शासन के समाप्ति पर वोट तंत्र का उदय हुआ। यानी राजाओं का शासन। राजाओं का शासन मतलब जो राजा की इच्छा, जो राजा की मर्जी। राजा का पुत्र राजा, राजा के पुत्र का पुत्र राजा, राजा के पुत्र का नाती राजा, राजा के नाती का नाती राजा, बादशाह राजा, बादशाह का बेटा बादशाह, बादशाह के बेटे का बेटा बादशाह, शहंशाह का बेटा शहंशाह, सुल्तान का बेटा सुल्तान, सम्राट का बेटा सम्राट। यानी इस परंपरा को ध्वस्त करके, इस परंपरा को दरकिनार करते हुए भारत देश में लोकतंत्र की व्यवस्था हुई और लोकतंत्र का आधार बना वोट का तरीका। वोट की यह प्रणाली उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार बनी। यानी अब राजा की मर्जी नहीं है, अब बादशाह की मर्जी नहीं है, अब शहंशाह की हुकूमत नहीं है, अब जनता के हाथ में निर्णय है। जनता के हाथ में निर्णय है, जनता के पास निर्णय है कि अब हमारा राजा कौन होगा। अब तो उसे राजा नहीं कहेंगे, जनप्रतिनिधि कहेंगे। लेकिन राजा के स्थान पर कौन आया? राजा जो शासन करता था, राजा जो नीति नियम बनाता था, राजा जो राज्य को चलाता था। तब राजा तो चले गए, उनके स्थान पर कौन है? उनके स्थान पर आज हैं एमपी का समूह और एमएलए का समूह। ग्रुप ऑफ एमएलए और ग्रुप ऑफ एमपीज। यानी एमएलए का समूह और एमपी का समूह। एमपी का समूह यानी देश के लिए, एमएलए का समूह यानी राज्य के लिए, जो राजाओं के स्थान पर शासन प्रशासन को चलाने के लिए आए। अब उस शासन प्रशासन को जो लोग चलाएंगे वो उनकी मर्जी नहीं है, वो हमारी मर्जी से जाएंगे, हमारे वोट से चुनकर जाएंगे। हम जिन्हें वोट देंगे वही जाएंगे और शासन प्रशासन को चलाएंगे। तो मैं ये बातें इतनी लंबी और विस्तार से इसलिए कह रहा हूं, चूंकि जिस मकसद के साथ हमारे देश ने लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया था, जिस मकसद के साथ एक आम जनमानस ने वोट तंत्र में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित की थी, वो मकसद आज 70-75 सालों के बाद भी सार्थक होता हुआ नहीं दिख रहा है। आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि राजे के पुत्र को ही उसी की उम्मीदवारी आज भी है। 75 वर्षों के बाद भी इतना बदलाव नहीं हो पाया कि आम जनमानस अपने वोट को लेकर सक्रिय रह सके, उस अपने वोट को लेकर चिंतनशील रहे। आज भी राजपुत्र ही बड़े बड़े राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ने आते हैं, चुनाव लड़के विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री इत्यादि इत्यादि बन जाते हैं। घाटशिला का कहानी क्या है आप सभी जानते हैं। घाटशिला में एक प्रत्याशी तो हमारे हैं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एक साधारण कृषक आदिवासी परिवार के एमएससी बीएड की पढ़ाई कंप्लीट करने वाले रामदास मुर्मू, जो जेएलकेएम के प्रत्याशी है। लेकिन दो प्रत्याशी कौन है? चलिए, हमारे भाई समान ही है, उसमें कोई उनकी हम शिकायत ना आलोचना करेंगे। दोनों हमारे बड़े भाई हैं, बाबूलाल जी और सोमेश जी। लेकिन उनका संबंध किस परिवार से है? दोनों का संबंध पूर्व मंत्रियों के परिवार से है। जो दो प्रत्याशी हैं, जो दो कैंडिडेट हैं, दोनों पूर्व मंत्रियों के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अतः ऐसे में लोकतंत्र की अवधारणा, लोकतंत्र की वह विरासत जो हमने राजतंत्र को समाप्त करके अपनाई थी, बिल्कुल सार्थक होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए आप सभी से आग्रह होगा कि घाटशिला के उपचुनाव में घाटशिला के तमाम माताओं बहनों को मैं विनती करूंगा, मैं अनुरोध करूंगा कि इस बार उस परंपरा को, उस परिपाटी को तोड़ें कि राजा का बेटा राजा बने। इसको तोड़ना होगा। ये लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है। क्योंकि आज हम बात करते हैं कि हमारा
देश तो अमीर है लेकिन यहाँ की जनता गरीब है। हमारा देश कल को 7 ट्रिलियन, परसों 10 ट्रिलियन, कुछ वर्षों बाद 15 ट्रिलियन, कुछ वर्षों बाद 20 ट्रिलियन, तो शायद कुछ दशकों के बाद 50 ट्रिलियन की भी इकोनॉमी छू ले। लेकिन क्या आम व्यक्ति तक पहुंच पाएगी? नहीं, एक खाई बनेगी, क्योंकि हमने सत्ता का और संपत्ति का केंद्रीकरण कर लिया है, एक जगह केंद्रित हो गई है। अगर वास्तव में हम देश को खुशहाल देखना चाहते हैं तो हमें विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाना होगा। हमें विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था है उसे सार्थक दिशा में, सकारात्मक दिशा में लेकर जाना होगा। विकेंद्रीकरण यानी किसी के पास भी पैसा, सबके पास राजनीतिक पावर, सबके पास सारी व्यवस्थाएं, सबके पास, आम व्यक्ति तक, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उस व्यक्ति तक जाएगा, उसे विकेंद्रीकरण। तो इसलिए आज इस व्यवस्था को बदलना होगा। घाटशिला के तमाम मतदाताओं से मेरा अनुरोध होगा। घाटशिला हमारे सभी भाई लोग गए, विजेता कमेंट में हैं, हमारे स्टार प्रचारक के तौर पर थे। कई हमारे भाई, हमारे बहनें, हमारे सभी लोग घाटशिला गए, मैं भी घाटशिला गया था। और घाटशिला में क्या देखा सबने, इस बात को मानना होगा कि घाटशिला कहीं ना कहीं, जो बगल में ही जमशेदपुर का क्षेत्र है, अगर जमशेदपुर के टाउन से घाटशिला के ग्रामों की तुलना करें तो 2 दशकों का अंतर दिखता है। अब क्यों ऐसा रहा, क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए था, आज इस पर घाटशिला को विचार करने की आवश्यकता है। वहाँ के नौजवानों को, वहाँ के माताओं बहनों को, वहाँ के मतदाताओं को विचार करने की आवश्यकता है। आज वहाँ के सड़कों की स्थिति क्या है? वहाँ टावर तक 50% से ज़्यादा टावर नहीं पकड़ रहा था। जो भी है नहीं जानते, घाटशिला घूम कर आएंगे। सरकार की जो सुविधाएं संचालित हो रही है वो किस अवस्था में संचालित हो रही है, ये जानने की आवश्यकता है। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता है, घाटशिला को परिवर्तन की आवश्यकता है। और एक महत्वपूर्ण विशेष बात आज आपने देखा और हमने भी देखा। मैंने तो सोचा था कि जब इंडिया और एनडीए गठबंधन का मंच सजेगा, जब दोनों बड़े राजनीतिक दलों के नेता मंचों पर दिखेंगे, जब कोई बड़ा जनसभा कार्यक्रम होगा, और जब इंडिया एनडीए गठबंधन के एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और दूसरे राज्यों के भी मुख्यमंत्री जब मंचों में आएंगे और भाषण देंगे, तो शायद उनके भाषणों में बेरोजगारी मुद्दा होगा, शायद उनके भाषणों में छात्रों का स्कॉलरशिप मुद्दा होगा, शायद उनके भाषणों में जादूगोड़ा का यूरेनियम मुद्दा होगा। मैंने ये भी सोचा था कि शायद उनके भाषणों में जो घाटशिला में बंद पड़े उद्योग हैं उनको पुनर्जीवित करने का मुद्दा उनके भाषणों में होगा। शायद उनके भाषणों में घाटशिला को जमशेदपुर के तर्ज पर डेवलपमेंट करने का मुद्दा होगा। लेकिन भाषणों में आरोप प्रत्यारोप, और सबसे महत्वपूर्ण क्या दिखा इस बार? आंसू दिखा। एक आंसू बहा हमारे बीच स्वर्गीय, आज नहीं है, स्वर्गीय रामदास सोरेन जी, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री। उनको हृदय तल से आज भी श्रद्धांजलि देते हैं, आज भी उनको नमन करते हैं, आज भी उनको वंदन करते हैं। बहुत कम मुलाकात रही उनसे मेरी, चूंकि मैं इसी बार विधानसभा में मैं प्रवेश किया, और इससे पूर्व भी उनसे व्यक्तिगत रूप से न कभी मिला था, न कभी बातचीत हुई थी। लेकिन जब भी मुझसे मिलते थे मुझे कभी विधायक नहीं उन्होंने माना, एक छोटे भाई से, एक बच्चे जैसा माना, और हमेशा 3-4 बार मेरी पीठ को थपथपाते थे, जैसे बच्चे को थपथपाते हैं जोर से कभी, तो पीठ थपथपाते हुए रामदास सोरेन जी मुझसे मिले। आज वो नहीं है, निस्संदेह उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका परिवार इस शोक को सहे, मैं यह भी कामना करता हूँ। लेकिन आंसू अगर राजनीतिक रूप से आएंगे, सार्वजनिक मंचों पर आएंगे, तो मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। तो आपने देखा आंसू सोमेश दादा की मां की आंखों में था। उसके बाद आपने फिर आंसू देखा होगा बाबूलाल दादा के पिताजी यानी चाचा चंपई सोरेन, उनकी आंखों में भी आंसू था। तो क्या ये आंसू झारखंड की बदहाली के लिए थे? क्या ये आंसू झारखंड की युवाओं की बेरोजगारी के लिए थे? क्या उनके आंसू झारखंड के उन छात्रों के लिए थे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है? क्या ये आंसू उन अभ्यर्थियों के लिए थे जिन्होंने परीक्षा तो लिखा है लेकिन रिजल्ट पेंडिंग है? क्या ये आंसू उन अभ्यर्थियों के लिए थे जो 10 वर्षों से एग्जाम
की उम्मीद में, आस में बैठे हैं? नहीं, ये आंसू, दोनों के आंसू उनके बेटों के लिए थे। तो मैं घाटशिला की जनता के साथ पूरे राज्य की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आंसू अब लोग अपने बेटों को अपने व्यक्तिगत व्यक्तिगत क्या ये व्यक्तिगत होगा? उनका बेटा चुनाव जीत जाए इसलिए चच्चा आंसू बहा दिए, सोमेश बाबू जीत जाए। हमें लगता है शायद माननीय मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी के कहने पर सोमेश जी की भी माता ने आंसू बहा दिया। आंसू अगर बहाना था तो हमारे सूर्या भाई, सूर्या हांसदा, जिनको एक फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया, प्री प्लान करके उनको मार दिया गया। क्यों संथाल परगना के आदिवासियों की आवाज थे। अगर आंसू बहना था तो आज मेरे ही विधानसभा के विजय कुमार महतो नाम का एक युवा है जो सऊदी अरबिया में है, और जस्ट अभी मैं वहां के कंपनी के अधिकारी से मैंने बात किया, वो बार बार कह रहे हैं कि एजेंट चाहिए क्योंकि गोली लगी है। एक 25 साल का नौजवान, ऐसे लगभग मैंने 4 जिला का डेटा निकाला है। उन 4 जिलों में लगभग 54, 55, 22 से 32 साल के नौजवान डेथ किए पिछले 6 महीनों में। 50 से ज्यादा नौजवान जो विदेश में, परदेशों में रहते हैं, वो मर गए काम के दौरान, ड्यूटी के दौरान। 22 से 32 साल, तो आंसू वहां बहना चाहिए था। इनका आंसू झारखंड की भलाई, कि झारखंड दुख है इसलिए इनका आंसू नहीं बहा, इनका आंसू अपने बेटे के लिए बहा है। तो मैं जनता से यही पूछना चाहता हूं, खासकर घाटशिला की जनता से, आप अपने बेटे के लिए आंसू ना बहाएं, कम से कम अपना वोट का सही इस्तेमाल तो करें। आप सीखिए इनसे, आप सोमेश जी की माता जी से। और खैर वो आंसू तो मुझे पूर्ण विश्वास है मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी के कहने पर, जी बिल्कुल विलेज ब्लॉक भैया, उत्पाद सिपाही का जो दौड़, आपको याद होगा एक बहाली का जो दौड़ हुआ जिसमें 17-18 से ज्यादा भाइयों ने जान गंवा दी, आज तक वो एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ। तो आंसू अगर बहाना चाहिए था तो उन 18-20 नौजवान जो बहाली में दौड़ते दौड़ते मर गए, बहाली में दौड़ते दौड़ते बेचारे मर गए, तो असल में आंसू वहां बहना चाहिए था। चंपे चाचा अगर आंसू ना बहाते और सपोज उनका बेटा हार जाते तो क्या बिगड़ जाता। 25-30 सालों से विधायक हैं, 2 बार मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सोमेश की माता जी अगर आंसू ना बहाती और सोमेश चुनाव हार जाता, क्या बिगड़ जाता। उनके सोमेश जी के पिताजी भी 2 बार मंत्री रह चुके हैं, 4 बार, 3 बार या 4 बार या 5 बार, जो भी है मैं एग्जैक्ट नहीं हूं, विधायक रह चुके हैं। कई वर्षों से राजनीति में हैं, और हैं नहीं, जब हैं तो अच्छा खासा उनका आर्थिक स्थिति अच्छी खासी होगी, सामाजिक स्थिति अच्छी खासी होगी। तो अगर उनके आंसू ना बहाने से उनके बच्चे अगर चुनाव हार भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन आज वो आंसू बहा रहे हैं, इसलिए आंसू नहीं बहा रहे हैं कि झारखंड में स्थानीय नीति नहीं है, इसलिए आंसू नहीं बहा रहे हैं कि झारखंड में नियोजन नीति नहीं है, इसलिए आंसू नहीं बहा रहे हैं कि झारखंड के युवाओं का भविष्य अंधेरे में है। वो इसलिए आंसू बहा रहे हैं कि मेरे बेटे चुनाव जीत जाएं।